भाई हमेशा घर पे लड़ता रहता था कि मेरी शादी करा दो। आखिरकार भाई की शादी हो ही गई, लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी भाभी मर गई। कुछ महीनों बाद हमने फिर से भाई की दूसरी शादी कराई, लेकिन अचार की बात ये थी, जब दूसरी बीवी भी पहली ही रात मर गई। मुझे ये बात जानने के लिए भाई की तीसरी शादी करवाना जरूरी थी। जब भाई की तीसरी शादी हुई और शादी की पहली ही रात मैं कमरे में छुप गई, लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब भाई कमरे में आते ही कोई चीज खाकर मेरी भाभी के साथ। सुबह से ही मेरे भाई मोहन का झगड़ा आसमान छू रहा था और माँ से इस बातें के लिए झगड़ा कर रहे थे कि उनकी शादी करा दी जाए, लेकिन सारा दिक्कत यही था कि माँ मोहन भाई की शादी नहीं कराना चाहती थी। माँ को लगता था कि वो बहुत ही नकारे है। हालांकि गांव वाले भी उसके नकारेपन को जानते हैं कि वह कुछ नहीं करता। ऐसे में कौन अपनी बेटी मोहन भाई को देगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मोहन भाई का झगड़ा और बढ़ता चला गया। तंग आकर माँ ने मोहन भाई की शादी की बात गांव में ही की, लेकिन सभी लोग ने मना कर दिया। मोहन भाई का गुस्सा और बढ़ता चला जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि माँ जानबूझकर उनकी शादी करवा नहीं रही है। एक दिन गांव की मौसी ने अपनी बेटी सालनी की शादी हमारे भाई मोहन से करने के लिए मान गई। मौसी गायत्री गांव की एक विधवा गरीब औरत थी। उनका कोई सहारा नहीं था। जब उन्हें मालूम चला कि माँ बिना दहेज के अपने बेटी की शादी करेगी, उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटी का रिश्ता हमारे भाई मोहन से तय कर दिया। सालनी एक कम उम्र और खूबसूरत औरत थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे भाई को इतने प्यारी दुल्हन मिल जाएगी। सालनी गजब की दिखती थी। कुछ दिन बाद वो दुल्हन बनकर हमारे घर पर चली आई थी। हर कोई मोहन भाई की किस्मत की तारीफ कर रहा था कि उनके जैसे आदमी को इतनी अच्छी औरत कैसे मिल गई। लेकिन किस्मत ने एक अलग ही खेल खेला और शादी की सुबह ही घर में कोहराम मच गया। जब मोहन भाई ने बताया कि सालनी इस दुनिया से चली बसी, सालनी इस दुनिया से चल बसी, यह सुनकर हम कांप से गए थे। रात को ही हम एक जीती जागती हंसती मुस्कुराती दुल्हन को घर ले आए थे और वह अब इस दुनिया में नहीं है। ये कैसे हो सकता है। मोहन भाई तो खुद बिलक बिलक कर रो रहे थे। गांव में जैसे ही यह खबर फैली तो सभी मोहन भाई को बुरा भला कहने लगे। किसी को भी यकीन नहीं आया कि एक जवान लड़की अपने शादी की पहली ही रात मर गई। गांव वाले तो पहले ही मोहन भाई को अच्छा नहीं समझते थे। सालनी की मौत ने भाई के किरदार को गांव वाले के सामने और भी बेकार कर दिया। घर में चारों तरफ मातम मचाया जा रहा था। सालनी की माँ को तो जैसे बिल्कुल होश ही नहीं था। सालनी दुल्हन की साड़ी में बहुत ही मासूम लग रही थी, लेकिन उसके शरीर में जान बिल्कुल नहीं था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया था। कमरे में तो सिर्फ वो और मोहन भाई ही थे। जो भी सच था वो सिर्फ मोहन भाई को ही मालूम था, लेकिन वो बिल्कुल चुप थे। मेरे बड़े भाई मुकुल उठकर खड़े हुए और कहने लगे कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इस नालायक लड़के की शादी ना करवाना, लेकिन आपको बेटे की मोहब्बत के आगे कुछ नहीं दिखाई दिया। अब आप ही देखिए किस तरह उसने खूबसूरत जवान लड़की को मौत के घाट उतार दिया। मुकुल की बात सुनकर माँ कांप गई और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। माँ रोते हुए कहने लगी, तू बड़ा भाई है, अगर तू ही भाई होकर अपने भाई के खिलाफ ऐसी बातें करेगा तो गांव वाले क्या सोचेंगे। हर कोई मेरे बेटे को इस मौत का जिम्मेदार समझ रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि गांव से थाने पर रिपोर्ट करा दे। सच क्या है ये तो सिर्फ मोहन भाई ही जानता है या फिर भगवान जानते हैं। मैं अपने जवान बेटे को सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। माँ की बात सुनकर भाई चुप हो गए, लेकिन उनकी यह बात मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई थी। वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा था जिसको भी मालूम नहीं था। मोहन भाई ने तो सालनी की मौत के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो तो पहले ही कहने लगे कि मुझे तो कुछ नहीं मालूम है कि सालनी कैसे मुझे छोड़कर चली गई। मोहन भाई बहुत ही दुखी लग रहे थे। कुछ महीनों बाद वक्त ने इस घाव को भर दिया और मोहन भाई फिर से ठीक हो गए। उन्होंने दोबारा खेतों में जाकर काम करना शुरू कर दिया। अच्छी बात यह थी कि अब वो किसी भी गलत आदत में नहीं थे। गांव वाले ने भी सालनी की किस्सा करीबन भूल ही चुके थे और उनके मुंह पे यह बात भी नहीं आता था, क्योंकि यूं ही गांव में ऐसे किस्से होते रहते थे। इसलिए
लोग पुरानी बातों को जल्द से जल्द भूल जाया करते थे और नई दिक्कतों का सामना करने लगते थे। लेकिन लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि फिर से यह किस्सा लोगों के मुंह पर वापस आ गए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम निधि है। हम लोग आगरा के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। मेरे 2 भाई हैं और मैं उनकी इकलौती बहन। मेरा बड़ा भाई मुकुल तो शुरू से ही अच्छा और नेक दिल का इंसान था, लेकिन उससे छोटा भाई मोहन उससे बिल्कुल ही उल्टा। छोटे से उम्र में ही उसने गांव के स्कूल को छोड़कर गांव के खेतों को अपना मैदान बना लिया था। सारा वक्त खेल कूद करता और इसी वजह से पापा भी उससे बहुत ज्यादा नाराज रहते। पापा को लगता था कि जैसे जैसे मोहन बड़ा होता तो शायद वह सुधर जाए और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने लग जाए। लेकिन पापा ही राह दिखाते दिखाते इस दुनिया से चल बसे। हर गुजरते दिन के साथ साथ मोहन का जो चालन था वो और बिगड़ता चला गया। ना उसने पढ़ाई की और ना ही उसके अंदर कोई टैलेंट था। हमारे पापा हमारे लिए जायदाद से बहुत कुछ छोड़कर चले गए थे, लेकिन मोहन भाई को उसकी फिक्र नहीं थी। मुकुल भाई सारे जमीनों का देखभाल करते और फसलों का ख्याल रखते। माँ भी मोहन भाई को समझा समझा कर थक गई थी और आखिर में उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था। मोहन भाई किसी तरह के नशे की आदत में पड़ गए थे और वो रात में ही घर आते थे। लेकिन फिर जिंदगी में कुछ बदला और फिर माँ ने मुकुल भाई की शादी एक खूबसूरत लड़की से करा दी। उस रात मोहन भाई ने बहुत ही हंगामा किया और कहने लगे, माँ तुम्हें हमेशा मुकुल भाई का ही ख्याल रहा, तुमने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। क्या होता अगर तुमने हम दोनों भाइयों की शादी एक साथ करा देती तो? एक नहीं घर में 2 बहुएं आती। यह सुनकर माँ को गुस्सा आ गया और माँ कहने लगी, तू आज तक अपने पैरों पर खड़ा तो नहीं हो सका, तो कौन तुम्हें अपनी बेटी देगा? गांव की नजर में तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। सारा गांव कहता है कि मोहन को देखो, सारा दिन आवारा गांव में घूमता रहता है, नशेड़ी है, नशा करता है। माँ गुस्से में बोलती चली गई और माँ की बातों ने मोहन भाई के गुस्से को और भी बढ़ा दिया। मोहन भाई ने सारा घर तहस नहस कर दिया। जो चीज उनके हाथ में आए तोड़ते चले गए। और शुरू से ही ऐसे ही दिमाग के थे, इसलिए माँ अपने कमरे में चली गई और मैं भी अपने कमरे में चली गई। लेकिन आधी रात को एक अजीब बात हुआ। जब मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली तो यह देखकर हैरान रह गई। मोहन भाई मुकुल भाई के कमरे की बाहर खड़े हैं और उनके कमरे में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं जानती थी कि ऐसा करना कितना घटिया काम है और इस बारे में मुकुल भाई को अगर पता चल जाए तो हमारे घर में बहुत बड़ा हंगामा और झगड़ा हो सकता था। मैंने भाई का हाथ पकड़कर खींचा और खींचते हुए अपने कमरे में लाई। मोहन भाई गुस्से में कहने लगे, तुम लोग तो मेरी शादी करवाओगी नहीं। अब मैं अपने जज्बात का क्या करूं? मेरा भी मन है, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे भी कोई जीवन साथी हो और वह दुल्हन बनकर इस घर में आए, लेकिन माँ को मेरी परवाह ही नहीं है। मैंने मोहन भाई को प्यार से समझाने की कोशिश की। कोई भी बाप अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के हाथ नहीं भेज देता। आप जब तक काबिल नहीं बन जाते आपकी शादी कैसे होगी? ना गांव वाले आपको अच्छा समझते हैं और ना ही माँ किसी के घर आपके लिए रिश्ता मांगने जा सकती है। मेरी बात सुनकर मोहन भाई ने कुछ देर तक मुझे घूरकर देखा और कहने लगे, अगर मैं अच्छा बन जाऊँ तो क्या मेरी शादी हो जाएगी? उस वक्त मेरा भाई जवान भाई मुझे एक मासूम उस वक्त मेरा जवान मासूम भाई बच्चा लगा, जो अपनी जीत पूरा करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। मैंने मोहन भाई से कहा कि मैं वादा करती हूँ, मैं खुद आपके लिए लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, लेकिन पहले आप खुद को बदल कर तो दिखाइए। मेरी बात सुनकर मोहन भाई अपने कमरे में चले गए थे और मुझे एहसास हो गया था कि अब वो ऐसी वैसी हरकत नहीं करेंगे। गांव में तो ऐसे ही इज्जत के नाम पर तुरंत ही गला घोट दिया जाता है। और मोहन भाई तो अपने ही भाई के कमरे में झांक रहे थे। लेकिन अगली सुबह मैं हैरान रह गई जब मोहन भाई ने मुकुल भाई के खेतों में जाकर काम करने के लिए कहा। मोहन भाई कहने लगे, भैया आपकी नई नई शादी हुई है, आप अपनी पत्नी को देखिए, खेतों का काम मैं देख लूंगा। मुकुल भाई जोर जोर से हंस पड़े। उन्हें लगा कि शायद मोहन नशे में है, इसलिए ऐसे बातें कर रहे हैं।
लेकिन कुछ ही देर में माँ और मुकुल भाई को अंदाजा हो गया कि मोहन भाई ना नशे में थे और ना ही मजाक कर रहे थे। उन पर तो मेरे बातों का असर हो गया था। उन्होंने कहा, मोहन, मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुझे अकेले में कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकता। अगर चलना है तो तू भी मेरे साथ चल। मोहन भाई तुरंत मान गए और अगले ही दिन मुकुल भाई के साथ खेतों में जाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मोहन भाई ने दोबारा अपनी शादी के लिए माँ से कहने लगे, माँ, अब तो मैं लगन से खेतों में भी काम करता हूँ, अब मेरी शादी कर दी जाए। माँ ने पहले मना कर दिया, लेकिन फिर माँ को एहसास हुआ कि हाँ, वाकई में मोहन के अंदर बहुत ही बदलाव आए हैं और गांव वाले ने भी इस बात को एहसास किया। जो भी माँ से मिलने जुलने के लिए आता था वो यही कहता था कि अब आपका बेटा सुधरने लगा है। इसलिए घर में रोज के झगड़े से तंग आकर माँ ने मोहन भाई के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी। लेकिन पता नहीं किस्मत में ऐसा क्या लिखा था कि शादी की पहली ही रात उनकी पत्नी दुनिया से चली गई और गांव में एक बार फिर से मोहन भाई के लेकर उसके बारे में बातें होने लगी। मोहन भाई के लिए एक गम बहुत बड़ा था, लेकिन वक्त ने जब एक घाव भर दिए और वो दोबारा से काम पर लगे तो एक बार फिर उन्होंने अपनी शादी के लिए माँ से कहा। माँ ने मोहन भाई के आगे हाथ जोड़े और उनसे कहा कि अब वो दोबारा किसी की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर नहीं ला सकती। यह सुनकर मोहन भाई पहले की तरह फिर से झगड़ा करने लगे। उन्होंने कहा कि ना ही वो शालिनी की मौत की जिम्मेदार है और ना ही उन्हें मालूम है कि शालिनी को क्या हुआ था, और माँ पर दबाव डाल रहे थे कि माँ ने अगर उनकी शादी ना करवाई तो वो कोई गलत कदम उठा लेंगे। माँ अपने बेटे के आगे मजबूर हो गई। मुकुल भाई की पत्नी जूही भी घर पर ही रहती थी और मोहन भाई अजीब सी नजरों से उनकी पत्नी को देखा करते थे। माँ को लगने लगा था कि मोहन की दोबारा से घर ना बसाया गया तो कोई गलत कदम ना उठा ले। वो जवान लड़का था, उनके अंदर जज्बात भरे पड़े थे और माँ को डर था कि कहीं वो अपने जज्बात को किसी गलत तरीके से प्रयोग ना करे। इसलिए माँ गांव वालों के सामने एक बार फिर से मोहन भाई की शादी की बात कर दी। शालिनी का जिक्र एक बार फिर से गांव वालों के मुंह पर आ गया था। सभी कहने लगे कि पहले ही मोहन अपनी बीवी को मार चुका है, अब उसे दोबारा अपनी बेटी को देगा। माँ ने एक एक से मिन्नतें की। मोहन बहुत बदल गया है, अब वो पहले की तरह नहीं रहा और ना ही नशा करता है। और फिर माँ की ये मिन्नतें रंग लाई और फिर गांव के रवि ने अपनी बेटी रेखा का रिश्ता ये सोचकर भाई से कर दिया कि मोहन भाई के पास दौलत की कमी नहीं है, घर में पैसा जमीन सब कुछ मौजूद है। उनकी बेटी एक जिंदगी गुजारेगी, उनकी बेटी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनकी बेटी को एक दिन भी प्राप्त नहीं होगा। माँ ने रेखा को घर लाने से पहले बहुत सारे पूजा पाठ करवाए, हवन करवाए, गरीबों को खाना भी खिलाए और बुरी नजर भी उतारी। जो कुछ अपने बेटे की खातिर कर सकती थी वो सब कुछ कर दिया और रेखा को अपने घर की दुल्हन बना लाई। जिससे पहले भी मोहन भाई अपने कमरे में जाते, माँ ने उन्हें अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया कि रेखा तुम्हारी बीबी है, उसके साथ अच्छे से पेश आना और कोई ऐसी वैसी हरकत ना करना कि जिसकी वजह से एक बार फिर से हमारे ऊपर कलंक लगे। माँ की बात सुनकर मोहन भाई मुस्कुराए और कहने लगे, माँ, तुम तो ऐसे कह रही हो कि मैं जाते ही रेखा पर जुल्म करूंगा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बहू को कुछ नहीं होगा। शालिनी की शायद उतनी ही जिंदगी थी। मोहन भाई अपने कमरे में चले गए। माँ बहुत डरी हुई थी। जूही भाभी भी बार बार यही कह रही थी कि माँ ने मोहन की दूसरी शादी करवाकर बहुत गलती की है। मोहन इस लायक नहीं है कि उनकी जिंदगी में कोई लड़की को लाया जाए। और जूही भाभी की बात सुबह सुबह ही सच साबित हो गई थी। जब मोहन भाई रोते हुए अपने कमरे से निकले थे और उन्होंने कहा कि रेखा हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी है। ये खबर सुनकर हम सबकी होश उड़ गई। माँ गिरकर बेहोश हो गई थी और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरा भाई क्या कह रहा है। मोहन भाई का रो रो कर बुरा हाल था। मुकुल भाई उन्हें बहुत बुरा भला कह रहे थे और साथ ही में माँ को भी कोस रहे थे कि माँ ने क्यों दोबारा से मोहन की शादी करवाई।
मौसी गायत्री तो गरीब औरत थी, बेटी की मौत पर चुप हो गई, खामोश हो गई। लेकिन रवि तो जवान बेटी की मौत पर हंगामा मचा देगा। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। गांव में कोई बात छुपती ही कहाँ थी। कुछ ही समय लगा था और सारा गांव हमारे घर के बाहर जमघट बना लिया था। जिसने सुना कि रेखा मर गई है, उसने मोहन भाई को सैकड़ों गाली दिए। सभी कह रहे थे कि पता नहीं मोहन नशे में ऐसा क्या करता है कि पत्नी रात को ही मर जाती है। रवि ने भी मोहन की कॉलर पकड़ लिया और खूब मारा, लेकिन मोहन के जुबान पर सिर्फ एक ही बात था कि उसने कोई पाप नहीं किया है और ना ही उसने किसी को मारा। उसे तो खुद ही ये नहीं मालूम था कि रेखा कैसे मर गई और उसे खुद भी बहुत दुख था। रवि ने धमकी भी दी कि वो मोहन के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाएगा और उसे जेल की सलाखों के पीछे डलवा देगा। मुकुल भाई ने बड़ी मुश्किल से रवि के आगे हाथ गोड़ जोड़कर इस मामले को खत्म करवा दिया था और माँ को भी कह दिया था कि अब वह मोहन को समझा दे कि ना ही उसकी शादी हो सकती है और ना ही उसे इस घर से निकलने की जरूरत है, क्योंकि गांव वाले उसके दुश्मन बन चुके हैं। ये बात तो एक रहस्य बनकर रह गई थी कि सालनी के बाद रेखा कैसे मर गई और आखिरकार मोहन की किस्मत में ही शादी की रात बीवी की मौत क्यों लिखी थी। क्यों मोहन भाई के किरदार पर उंगली उठा जा रहा था तो कोई उसे बदकिस्मती ठहरा रहा था। कुछ दिन मोहन ने घर में ही रहकर गुजार लिए, लेकिन वो एक जवान मर्द थे, कब तक चार दीवारियों में बंद रह सकते थे। मुकुल भाई की मना करने के बावजूद भी वो दोबारा से खेतों और जमीनों पर जाना शुरू कर दिए। कुछ दिनों तो गांव वालों ने उन्हें देखकर बहुत बातें बनाई और हंगामा भी किया, लेकिन धीरे धीरे सब अपनी जिंदगी में मग्न हो गए। मगर एक नया तकलीफ उस वक्त खड़ा हुआ जब मोहन भाई ने एक बार फिर से अपनी शादी की बात की और माँ से कहा कि वो शादी के बगैर नहीं रह सकते। उनके जज्बात उन्हें गलत कामों के लिए उकसाते हैं। अच्छा ही रहेगा कि माँ आसानी से उनकी ख्वाहिश को पूरा करा दे। मोहन भाई की बात पर माँ भड़क उठी और कहने लगी, तू तो बहुत ही बहया हो गया है। तुझे अपनी माँ के सामने ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? पहले ही तेरी वजह से दो मासूम लड़कियां जान से हाथ धो बैठी हैं। अब मैं किसी तीसरी सितम का निशाना नहीं बनने दूंगी। माँ की बात सुनकर मोहन भाई कहने लगे, तू कैसी बातें कर रही है? मैंने किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया। तू माँ होकर मुझ पर भरोसा नहीं करेगी तो दुनिया वाले कैसे करेंगे? अगर तूने खुद से मेरी शादी ना करवाई तो मैं कोई ना कोई गलत काम उठा लूंगा। मोहन भाई हमेशा से यही धमकी देते थे और उन्हें मालूम था कि माँ उस धमकी के आगे हार जाती थी। माँ कहने लगी, अगर मैं तेरा रिश्ता करवाना भी चाहूँ तो तू ही बता, अब कौन तुझे अपनी बेटी देगा? मोहन कहने लगे, माँ तू दूसरे गांव से अपने किसी रिश्तेदार के घर से बेटी लेकर आ। मोहन भाई की बात सुनकर माँ सोच में पड़ गई और कहने लगी, ठीक है, मैं आखिरी बार तेरी शादी करवा देती हूँ, लेकिन अगर इस बार कोई ऊंच नीच हुई तो शादी की बात को पूरी तरह भूल जाना। मुकुल भाई के कानों में जब यह बात पड़ी तो उन्होंने माँ के आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, पहले ही रवि के चुंगल से तेरे बेटे को बहुत मुश्किल से बचाया है। गांव में तो हम बदनाम हो ही चुके हैं, अब खानदान वालों में बदनामी ना करवाए। माँ ने मुकुल से कहने लगी, तू भी जानता है कि मोहन पहले से बहुत सुधर गया है। ऐसा ना हो कि अगर मैं उसकी शादी ना करवाऊं तो वो पहले की तरह नशे की लत में पड़ जाए और दोबारा से आवारागर्दी करने लगे। मुकुल के मना करने के बावजूद भी माँ ने दूसरे गांव में अपने किसी रिश्तेदार के वहाँ निशा का रिश्ता मोहन भाई से तय करा दिया। निशा की उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई थी और वह गांव दूसरी लड़कियों की तरह खूबसूरत भी नहीं थी, इसलिए उसका शादी अभी तक नहीं हुआ था। और जब माँ ने मोहन भाई के लिए निशा का हाथ मांगा तो निशा की माँ बाप ने खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कर दिए और हम निशा को मोहन भाई की तीसरी बीवी बनाकर सादगी से अपने घर ले आए। माँ ने मोहन भाई की शादी की खबर गांव वालों को नहीं पता लगने दी थी। माँ को डर था कि कहीं एक बार फिर उनके बेटी की खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। माँ ने कोई खुशी का प्रोग्राम भी नहीं किया था, इसलिए भाभी ने हमेशा की तरह खुद ही घर पे ही मेवे की लड्डू बना दिए। मुंह मीठा कराने के लिए गांव में मेवे की लड्डू खाए जाते थे। हम सब ने भी निशा के आने की खुशी में लड्डू खाए।
मैंने निशा को कमरे में बैठा दिया और खुद उसके लिए लड्डू लेने किचन में गई तो जूही भाभी भी किचन में ही थी। हालांकि वो किचन में बहुत कम जाती थी, इसलिए उस वक्त उन्हें किचन में देखकर मैं चौंक गई। वो लड्डू बना रही थी। मैंने जूही भाभी से पूछा कि आप लड्डू किसके लिए बना रही हैं? जूही भाभी कहने लगी, तुम्हारे मुकुल भाई ने कहा है कि उन्हें लड्डू बहुत पसंद आए हैं, उन्हें और लड्डू खानी है। मैंने गर्म दूध के 2 गिलास उठाए और भाभी से कहा कि ठीक है, मैं भाई के कमरे में यह दूध का गिलास रख दूं, फिर मैं सोने के लिए चली जाऊंगी। जबकि मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं आज की रात मोहन भाई के कमरे में छुपकर गुजारूंगी। वैसे तो ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन जिस तरह मेरी दोनों भाभियां शादी की रात ही मर गई थी, उसके पीछे की वजह को मैं जानना चाहती थी। मैं दूध के गिलास कमरे में रखने के लिए गई तो निशा बाथरूम में गई थी। मैंने मौके का फायदा उठाया और कमरे में छुप गई। मोहन भाई काफी देर बाद कमरे में आए थे। निशा बिस्तर पर घूंघट डाले बैठी थी। मोहन भाई ने कमरे में आकर दूध का गिलास उठाया और अपनी जेब से एक लड्डू निकालकर दूध के साथ खा लिया और भाभी की तरफ बढ़े। मैं हैरत से उन्हें देख रही थी। वो तो पहले ही लड्डू खा चुके थे, अब दोबारा इस तरह लड्डू क्यों खा रहे थे? अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि भाभी दोबारा से लड्डू बना रही थी और पहले वाले लड्डू खत्म हो चुके थे। शायद उन्होंने ही मोहन भाई को ये लड्डू दिया था। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम था, निधि भाभी मोहन भाई से बात नहीं करती और ना ही उन्हें पसंद करती थी। फिर उन्होंने ये लड्डू दोबारा से मोहन भाई को क्यों दिया था? कुछ तो ऐसा था जो ठीक नहीं था और मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। लड्डू खाने के बाद मोहन भाई भाभी के करीब गए और अपनी जेब से एक लड्डू निकालकर जैसे ही उन्होंने निशा भाभी की तरफ बढ़ाया तो मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने फौरन ही अलमारी से निकली और मैंने भाई का हाथ पकड़ लिया। मुझे भाई अपने कमरे में छुपा हुआ देखकर गुस्सा हो गया और बुरा भला कहने लगे। मैंने भाई को शांत कराया और उन्हें बताया कि मैं कमरे में क्यों और किस मकसद के लिए छुपी थी और मुझे लगता है कि यह लड्डू ठीक नहीं है। मोहन भाई कहने लगे कि ये लड्डू मुझे मुकुल भाई ने दिए हैं। मुझे तुम्हें यह बात बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई ने कहा है कि ये लड्डू खाने के बाद ताकत आती है और शादी की रात ही इस तरह की चीज खाना अच्छी बात होती है। मोहन भाई की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वो मुकुल भाई जो मोहन भाई की शादी के इस तरह खिलाफ थे, वह उन्हें शादी की रात खाने के लड्डू क्यों देना चाहते थे? और वह भी अपने कामचोर बीवी से बनवाकर। जूही भाभी को तो किचन में जाने से ही जान निकलती थी। मैंने मोहन भाई से कहा कि आज की रात भाभी ये लड्डू नहीं खाएंगी। मैंने मोहन भाई से बात कर ली थी कि अचानक से ही उन्हें नींद आने लगी और वह बेहोश हो गए। यह देखकर मैं निशा भाभी दोनों ही हैरत में पड़ गए। मैं खामोशी से अपनी माँ को बुलाकर लाई। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। माँ कहने लगी, जाकर मुकुल को बुलाकर लाओ। मैं उन्हें बुलाने के लिए उनके कमरे के पास पहुंची तो अंदर से आती हुई आवाज मुझे हिलाकर रख दिया। मुकुल भाई जूही भाभी से कह रहे थे कि बस निशा का काम तमाम होने दो, फिर मैं देखूंगा कि मोहन की चौथी शादी कैसे होती है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वह शादी के बगैर रह नहीं सकता और जब उसकी शादी नहीं होगी तो वह यकीनन कोई उल्टा सीधा कदम उठाएगा और वो हमेशा के लिए माँ उसे इस घर से निकाल देगी और गांव वाले भी उसे पत्थर मारेंगे, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगा। किसी को मालूम भी नहीं होगा कि यह सब मैंने किया है। मोहन निधि मेरे सौतेले भाई बहन थे, लेकिन पापा ने मरते मरते जायदाद से उन दोनों को भी हिस्सा देकर मरे। साथ बहुत गलत किया है, मेरे साथ बहुत गलत किया है। निधि का हिस्सा तो मैं कभी उसे दूंगा नहीं, लेकिन अगर मोहन की शादी हो गई और उससे बच्चे हो गए तो उन्हें मुझे हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी उसका घर बसने नहीं दूंगा और उसे दोबारा नशे की लत लगवा दूंगा, जैसे मैंने पहले उसे लगाया था। मुकुल भाई और जूही भाभी बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन मेरे होश उड़ गए थे। मैंने जाकर सारी बात माँ को बता दी थी।
जिसे सुनकर माँ के आंसू बहने लगे थे। मुकुल भाई पापा की पहली बीवी की बेटे थे और उन्हें मरते दम तक पापा ने माँ से दूसरी शादी की थी। फिर मैं और मोहन भाई पैदा हुए थे, लेकिन माँ ने कभी बच्चों में कोई फर्क नहीं होने दिया। पता नहीं मुकुल भाई के दिल में ये जहर कैसे भर गया था। दौलत के लालच में वो इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि उन्होंने 2 मासूम लड़कियों की जान ले ली थी। एक लड्डू में वो बेहोशी की दवा मिलाते और दूसरी लड्डू में जहर। मोहन भाई बेहोश हो जाते और उन्हें सुबह होश आता, जबकि उनकी बीवियां जहर की वजह से मर जाती। अगर मुकुल भाई सीधे मोहन भाई को कोई नुकसान पहुंचाते तो शायद वो भी शक के घेरे में आ जाते। इसलिए उन्होंने बहुत चालाकी से प्लान बनाया था, मगर सच कभी नहीं छुपता और एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। मोहन भाई को सुबह जब होश आया तो माँ ने उन्हें सारी बात बता दी। माँ ने खुद ही मुकुल भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाया और गांव वालों को बुलाकर भी सारी हकीकत बता दी, क्योंकि मुकुल भाई ने 2 मासूम लड़कियों का कत्ल किया था, जो कि एक बहुत बड़ा जुल्म था। कभी कभी दौलत और जायदाद की भूख इंसान से वो सब कुछ करवा देती है जो इंसानियत के खिलाफ होते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए, जो कुछ मुकुल ने किया क्या वो ठीक था? क्योंकि कोई लालच में इस कदर कैसे गिर सकता है? क्या आपने भी कुछ ऐसे लोग देखे होंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।